आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। वो अचानक और इतनी तेजी से न्यूयॉर्क की सियासत में उभरा कि किसी को मालूम नहीं था कि अमरीकी सदर, साबिक मेयर्स और इजरायली लॉबी की मुखालिफत के बावजूद वो जीत जाएगा। उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान फलस्तीन के हक में आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल्स करार दिया। इजराइल का दौरा करने की बजाय उसने रियासत के शहरियों से मिलने का फैसला किया। हम बात कर रहे हैं 249 साल 3 माह 30 दिन की अमरीकी तारीख में 16वें और अमरीका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुसलमान मेयर जोरान ममदानी की, जिन्होंने आज अपने मुखालिफिन को हराकर एक तारीख रकम कर दी है। 34 साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोरान ममदानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अरबपति इलॉन मस्क समेत सैकड़ों अरबपतियों की जानिब से मुखालिफत के बावजूद ये इलेक्शन जीता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2001 के बाद न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। जोरान ममदानी ने 67 साल साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो को तकरीबन 9% वोट के फर्क से शिकस्त दी है। NBS के मुताबिक ममदानी ने 10,36,051 वोट हासिल किए, जबकि साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो ने 8,54,995, जबकि कर्टिस सिल्वा ने 1,46,137 वोट हासिल किए हैं। जोरान ममदानी के वोटों का तनासुब 50.4%, एंड्रू कोमो का 41.6%, जबकि कर्टिस सिल्वा ने महज 7.1% वोट लिए। युगांडा में एक भारतीय निजात खानदान में पैदा होने वाले जोरान ममदानी 2018 में अमरीकी शहरी बने। अपनी विक्ट्री स्पीच में जोरान ममदानी ने कहा है कि हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी है, न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है। अवाम ने यह साबित कर दिया है कि ताकत उनके हाथ में है, मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। न्यूयॉर्क ने आज तब्दीली के लिए वोट दिया है। अपनी तकरीर के दौरान अपने ऊपर होने वाले एतराजात का जवाब देते हुए ममदानी ने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे ना तजर्बाकार कहा गया, हालांकि मैंने बड़े होने की बहुत कोशिश की। मैं मुसलमान हूं और मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। सबसे बढ़कर ये कि मैंने इन तीनों चीजों पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। जोरान ममदानी ने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ 4 अल्फाज कहूंगा, आवाज ऊंची कर लीजिए, क्योंकि हम करप्शन का कल्चर खत्म करने जा रहे हैं कि जो ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचाता है। जोरान ममदानी ने तकरीर में सदर ट्रंप की इमिग्रेंट से मुतल्लिक पॉलिसी पर तंकीद करते हुए यह भी कहा कि न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। ये शहर एक ऐसा शहर है कि जिसे तारकीन वतन ने तामीर किया और ताकतवर बनाया, और आज की जीत ये साबित करती है कि तारकीन वतन ही इसकी क़यादत कर रहे हैं। आप तारकीन वतन हैं या सियाफ आम, हम आपके साथ खड़े हैं। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस्लाम मुखालिफ नारा लगाएं और इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि ये शहर आपका है, ये जमहूरियत भी आपकी है। जोरान ममदानी ने विक्ट्री स्पीच करते हुए मुस्तकबिल की पॉलिसीज का अहाता किया और कहा कि ये वो दौर होगा कि जब न्यूयॉर्क के लोग अपने रहनुमाओं से बहाने नहीं बल्कि एक जुर्रतमंदाना विजन की तवक्को रखेंगे। हम जिंदगी के बढ़ते हुए अखराजात से निमटने का एक ऐसा जामे मंसूबा बनाएंगे। हम हजारों साथ भर्ती करेंगे और हम बदनीयत मकान मालकान का एहतसाब भी करेंगे। ममदानी की जीत नाजरीन ये वाजे करती है कि अगर पूरी सियासी मशीनरी भी आपके खिलाफ हो मगर अवाम आपके साथ हो तो आपको कोई अपनी मंजिल से नहीं रोक सकता। दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी दौड़ के आखिरी वक्त में भी मुदाखलत करते हुए जोरान ममदानी को यहूद मुखालिफ करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक आजमाइश से कम नहीं था कि जिससे 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले मुख्तलिफ इंतखाबी हिकमत अमलियों का इम्तिहान लिया गया, जिनमें कांग्रेस के कंट्रोल का फैसला होना था। गुज़िश्ता साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद डेमोक्रेट्स वाशिंगटन में इक़्तिदार से बाहर हो गए थे और अब वो सियासी बहरान से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे। गुज़िश्ता साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद से डेमोक्रेट्स खुद को वाशिंगटन में इक़्तिदार से बाहर और सियासी बहरान से निकलने के लिए मौजूद रास्ते तलाश करने में मुश्किलात का शिकार थे। अब ये मौका जोरान ममदानी की जीत के बाद उन्हें मिल चुका है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जोरान ममदानी की जीत के बाद लिखा है कि वोटरों के मुताबिक रिपब्लिकन्स की शिकस्त की 2 ही वजूहात हैं। पहली ये कि मैं बैलेट पर मौजूद नहीं था और दूसरी वजह मुल्क में जारी हुकूमती शटडाउन।
अगर आलमी जरीदों पर नजर डाली जाए तो CNN ने अपने तज्जिये में लिखा है कि न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में अंडरडॉग करार दिए जाने वाले जोरान ममदानी ने पूरी इंतखाबी मुहिम में वर्किंग क्लास के मसाइल को सबसे ज्यादा उजागर किया। ये दूसरा मौका है जब ममदानी ने एंड्रू कोमो को शिकस्त दी, पहले डेमोक्रेटिक प्राइमरी में और अब मेयर इलेक्शन में। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि क्वींस से मुंतखब होने वाले गैर मारूफ जोरान ममदानी ने जिस अंदाज में इलेक्शन मुहिम चलाई और वर्किंग क्लास की बात की, महज ये दोनों चीजें ही उसको इलेक्शन जिताने के लिए काफी थी। मगर जिस अंदाज में ममदानी ने नौजवान वोटर्स और इमिग्रेंट्स को कायल किया वो यकीनन काबिले तारीफ है। ममदानी ने मुफ्त बसों किरायों को फ्रीज करने, फ्री चाइल्ड केयर का नारा लगाया कि जिसे सब ने वेलकम किया और यही वजह थी कि प्राइमरी जीतने के बाद 1,07,000 अफराद ने अपना इंदराज बतौर वोटर करवाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जब 1 जनवरी को ममदानी हल्फ उठाएंगे तो वो दिन न्यूयॉर्क के मुसलमानों के लिए यकीनन एक अजीम तरीन दिन होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क के मुसलमानों ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों से अब तक सिर्फ इस्लामोफोबिक कैंपेन्स ही देखी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ममदानी को बतौर मेयर दरपेश मुतवक्के चैलेंजेस का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस जीत से कबल ममदानी सिर्फ एक असेंबली मेंबर थे, मगर अब 3 लाख वर्क फोर्स उनके मातहत होगी, जिसमें 34,000 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। लेकिन सबसे अहम, उन्हें न्यूयॉर्क शहर के $115 बिलियन का बजट मैनेज करना होगा और इसी बजट में उन्हें वो तमाम काम करने होंगे कि जिनका वादा वो करके इलेक्शन जीते हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट ने जोरान ममदानीज राइज फ्रॉम क्वींस लॉ मेकर टू न्यूयॉर्क सिटी मेयर के उन्वान से लिखा है कि जिस अंदाज में जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क इलेक्शन जीता है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अमेरिका की नेशनल पॉलिटिक्स में जगह बना ली है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ममदानी की इलेक्शन कैंपेन का अहाता करते हुए लिखा है कि ममदानी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वायरल कैंपेन वीडियोस का इस्तेमाल किया। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। इंतखाबी मुहिम में बंगला, स्पेनिश और दीगर जबानों में वीडियोस बनाई, जिन्हें मुनज्जम तरीके से फैलाया गया। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ममदानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में एक लम्हे के लिए भी इजराइल लॉबी का दबाव नहीं लिया और बार बार इजराइल पर तंकीद करते रहे। उन्होंने खुले अल्फाज में इजरायली जेनोसाइड का जिक्र किया और यही सब कुछ उनकी जीत का बायस बना है। जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एक और तज्जिए ममदानीज ग्लोबल सिटी क्लैशेस विद ट्रम्प्स नेशनल प्रोजेक्ट में लिखा है कि दुनिया के दीगर शहरियों के मेयर्स की तरह ममदानी को भी उन्हीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि जो फार राइट पॉपुलिस्ट के मुखालिफों को करना पड़ता है। भारतीय सफारतकार और सियासतदान शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि जोरान ममदानी के मुखालिफ आपको यकीन दिलाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप यकीन करें कि ममदानी की जीत के नतीजे में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होने जा रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ममदानी की जीत के बाद दुनिया को ट्रंप के नेशनल प्रोजेक्ट का एक और मुतबादिल मिलेगा, जहां एक जानिब इमिग्रेंट्स की मुल्क से बेदखली होगी तो दूसरी जानिब एक ऐसी शख्सियत होगी कि जिसके लिए कंपाला और कैंसस में कोई फर्क नहीं कि जहां से वो इलेक्शन जीत कर मेयर बने हैं। जोरान ममदानी के अलावा वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक एबिगेल स्पैनबर्गर ने गवर्नर का इंतखाब आसानी से जीत लिया है। वो रियासत की पहली खातून गवर्नर बन चुकी हैं। न्यू जर्सी में डेमोक्रेट मिकी शेरिल ने भी गवर्नर का इंतखाब जीत लिया है, जबकि डेमोक्रेट गज़ाला हाशमी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंतखाब जीतकर न सिर्फ रियासत की पहली जनूबी एशियाई बल्कि अमेरिका की पहली मुस्लिम खातून बनने का एजाज हासिल किया है कि जो किसी रियासती सतह के ओहदे पर मुंतखब हुई हैं। The world seems to be changing. A very short break. We're going to be right back. आईनी अदालत का क़याम, जजों के तबादले का इख्तियार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील, कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई शेयर्स को हासिल तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, मुसल्लह अफ़वाद से मुतल्लिक़ आर्टिकल 243 में तरमीम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मौजूद डेडलॉक का खात्मा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मुकम्मल। हुकूमत पूरी शदोमत से 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए सरगर्म हो चुकी है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और हर सूरत लाएगी। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की। ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक ही हैज एवरी राइट टू ट्वीट। उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन्होंने को हवा में नहीं किए। लेट मी आल्सो कन्फेस दिस थिंग, उन एरियाज पे बात हुई है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिलके एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। जो भी
प्रोसेस होगा, दैट विल बी ट्रांसपेरेंट, विल बी एज पर माई सब सबमिशंस आई हैव मेड हियर, और इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके इस हाउस में ले आएँ। आई एश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी, और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए, ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है कि 27वीं आईनी तरमीम को बासानी पास करा लिया जाएगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए अब तक की अहम तरीन बैठकों में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, जबकि स्पीकर एयाज सादिक की जेर सदारत पार्लिमानी जमातों का इजलास और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत MQM पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। 27वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल ड्राफ्ट अभी किसी जमात को मौसूल नहीं हुआ, मगर इत्तेहादी जमातों का अंदाजा यही है कि तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतरीन हमआहंगी के लिए लाई जा रही है। आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हमआहंगी के लिए लाई जा रही है। तो 243 क्या तो एक मल्टी डोमेन एक टर्म है जिसके अंदर सिर्फ अब ज़मीनी जंग नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स की जंग आसमानी नहीं है या समुंदर की नेवी की जंग नहीं है, साइबर जंग भी है, नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की जंग भी है। और उस जंग को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए अगर हमें अपनी अफवाज को उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है और उसी दिन सेनेट की कायमा कमेटी के सपुर्द कर दी जाएगी। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी तरमीम पर गौर करेगी, जबकि ये 10 नवंबर को सेनेट में पेश कर दी जाएगी। सेनेट में अददी पोजीशंस पर नजर डाली जाए तो आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 64 वोट दरकार हैं, जबकि हुकूमती बेंचेस पर आजाद सेनेटर्स मिलाकर 60 का नंबर मौजूद है कि जिसमें सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं जिनकी तादाद 26 है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पास ऐवान बाला में 20 नशिस्तें हैं। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 4 नशिस्तें और MQM के 3 अरकान हैं। हुकूमत की जानिब से बज़ाहिर स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो पार्लियामान में आईनी कानून साजी की बासानी मंजूरी के लिए इत्तफाक राय पैदा करें। तहम तहरीक इंसाफ ने इस तरमीम को मुस्तरद कर दिया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का यह कहना है कि तरमीम के खिलाफ अगर पीपल्स पार्टी खड़ी हो तो हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। PPP से अब भी उम्मीद है कि आइन और NFC अवार्ड की बहाली के लिए किरदार अदा करें। राबिता हुआ ना हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर हुआ, ना हमारे साथ किनके किसी मुसव्विदे शेयर करने की ज़रूरत समझते हैं। आईनी तरामीम ऐसे नहीं हुआ करती। 27वीं आईनी तरमीम का जो पेंडोरा बॉक्स जो है ना खोला गया है, जो बिलावल का ट्वीट आया है, तो हमें इसके ऊपर भरपूर तरीके से तशवीश है और हम समझते हैं कि पीपल पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है और ये एक टोपी ड्रामा हो रहा है। और फिर बीच में जो है ना आखिर में पीपल पार्टी कहेगा कि मैंने तो ये अचीवमेंट कर ली है, मैंने 18 अमेंडमेंट जो है ना उसको प्रोटेक्ट किया, लेकिन असल में इनके फैसले पहले हो चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम के इज़ाए तरकीबी देखी जाए तो एक बड़ी पेशरत कौमी मालियाती कमीशन से मुतल्लिक होगी। एज ऑफ राइट नाउ कौमी मालियाती कमीशन में सूबों के शेयर्स कम करने पर पाबंदी है। 18वीं तरमीम के मुताबिक 7वें NFC अवार्ड के अंदर सूबों के जो शेयर्स मुतय्यन हो गए उन्हें कम नहीं किया जा सकता। उस वक्त सूबों के हिस्से में कौमी मालियाती कमीशन ने 52.5% हिस्सा मुकर्रर किया था कि जिसमें आईनी तरमीम के बगैर कमी नहीं की जा सकती। गोया 18वीं तरमीम के तहत सूबों के इख्तियारात बढ़ा दिए गए थे और फंड्स मुकर्रर कर दिए गए थे। 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के इख्तियारात और फंड्स की मुंतकली का नए सिरे से अब तयन किया जाएगा। सवाल यह है कि 27वीं तरमीम के लिए दी जाने वाली तजवीज़ में 18वीं तरमीम का रोल बैक शामिल है कि जिसकी पीपल्स पार्टी हर वक्त मुखालिफत करती आई है। क्या इस जमात के लिए आसान फैसला होगा कि जिस जमात के लिए 18वीं तरमीम की मंजूरी सियासत की सबसे बड़ी अचीवमेंट है? पीपल्स पार्टी बहरहाल 18वीं तरमीम से 1 इंच पीछे न हटने का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन पे 18वीं तरमीम पे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस 1973 के आईन पर आंच नहीं आने देंगे। हम आखिरी सांस तक 1973 के आईन का दिफा करेंगे। हम 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि NFC अवार्ड का जायजा लेना, इसको रिविजिट करना एक हकीकत पसंदाना ज़रूरत है। कमज़ोर सूबाई टैक्स वसूली, आबादी पर मबनी फॉर्मूले की खामियां और वफाकी मालियाती दबाव इस बात के मुतकाज़ी हैं कि NFC की अस्सिर नौ वजाहत की जाए। यह अमल सूबाई खुद मुख्तारी वापस लेने के लिए नहीं बल्कि मालियाती इस्तेहकाम के लिए मुतवाज़न इस्लाह के लिए है।
27वीं आईनी तरमीम का एक और अहम नुक्ता तालीम और आबादी को सूबों से लेकर वफाक के ताबे करना है। पीपल्स पार्टी के लिए ये भी एक चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ही ये दोनों नुकात सूबों के जेर इंतजाम कानून साजी में शामिल किए थे। लेकिन सवाल ये भी अहम है कि 17 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 सिंध की शरह ख्वानदगी आज भी 57% से आगे नहीं बढ़ी। 5.5 करोड़ आबादी के लिए फकत 48,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और इन स्कूलों में एक बड़ी तादाद गोस्ट स्कूल्स की है। वो स्कूल भी शामिल हैं कि जो ताहाल फंक्शनल नहीं है। 27वीं तरमीम का एक और अहम नुक्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है। वजीर मुमलिकत बराए कानून का कहना है कि हुकूमत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए मौजूद डेडलॉक खत्म करना चाहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक मुमकिना तरमीम यह है कि निगरान हुकूमत की तश्कील के वक्त इत्तफाक ना होने पर नामजदगी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होता। मुमकिना तौर पर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में यह इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर मुमकिना तरमीम के जरिए आईनी अदालत के क़याम के बाद आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को देने का इरादा रखती है। 27वीं आईनी तरमीम का एक और नुक्ता आर्टिकल 243 में तरमीम है। हुकूमत की जानिब से वजाहत दी गई है कि आर्टिकल 243 का सिर नौ जायजा लेना हुकूमत का आईनी इख्तियार है और वक्त की जरूरत भी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल और पाई के कानूनदान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर अवान साहब। बैरिस्टर साहब, क्या इसकी जो पैसेज के हवाले से 14 नवंबर का कहा जा रहा है, ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? गो के साथ ये बताया जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं की जाएगी, डार साहब कह रहे हैं, मगर फिर भी हाउस कमेटियां फैसला कर रही हैं ऑन बोर्ड लेने का और टेबल भी एकदम किया गया है। ड्राफ्ट किसी के पास अभी है नहीं, उसके साथ साथ 14 नवंबर का कहा जा रहा है दोनों ऐवानों से पास करा लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पता नहीं ये तारीख कौन दे रहा है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें टाइमलाइन आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आपकी कमेटीज़ के पास जाएगा, पहला तो स्टेप ये है कि उसको काबीना से होके जाना है। काबीना से जब अप्रूव होगा तो ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद ये ले किया जाएगा इन आइदर ऑफ द हाउसेस, ऑफ कोर्स सेनेट है या नेशनल असम्बली है, जिधर भी, क्योंकि DPM साहब की तरफ से ये कल उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच थी। उन्होंने कहा कि मैं लॉ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे पहले ले हो इन सेनेट, सो ऑफ कोर्स वील हैव टू सी एंड देन मूविंग फ्रॉम देयर वो कमेटीज़ के पास जाएगा और कमेटीज़ में जो है सैर हासिल बहस भी होगी, इस पर गुफ्तगू भी होगी। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, और उस पर आप टाइम लाइन नहीं लगा सकते कि 14 को ही होगा। आई एम नॉट टू श्योर हु इज़ गिवन दिस टाइम लाइन, लेकिन ये जामे बहस के बाद या जो एक कंस्ट्रक्टिव उस पर गुफ्तगू हो तो उसके बाद फिर तमाम तर मामला, और फिर उसके बाद नेशनल असम्बली में ये मामला आए और उसके बाद ये पैसेज इसका होगा। हमें वी आर नॉट इन ए रश। सो पहले आप लोग सेनेट से पास कराएंगे, फिर नेशनल असेंबली के में लेकर आएंगे। तो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से ये फैसला था जिस हवाले से आज रिपोर्टिंग भी हुई है। इवन सेनेटर फैसल वाडा साहब हमें बड़े डंके की चोट पे और कॉन्फिडेंस से बताकर कहे कि इसी महीने के एंड में ये पास हो जाएगा और पानी की तरह स्मूथ तरीके से ये कंफर्टेबली पास कराया जाएगा। इज देयर एनी अर्जेंसी सर? देयर इज़ नो अर्जेंसी। महीने के एंड में और 14 तारीख में बड़ा फ़र्क है। और इवन इफ के अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बट आप ये कह रहे हैं इसी महीने हो जाएगा, अगर ऐसी कोई रिपोर्टिंग हुई है, देखिए मैं समझता हूँ कि इस पर बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए। कोई इतना लंबा चौड़ा जो है उसमें मेन्यू नहीं है। जो उसमें सेलिएंट फीचर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने हैं। नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और ऑब्वियसली ऑफ कोर्स उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे ख्याल से किसी सियासी जमात का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स पर्टेन टू सर एट प्रेजेंट तो आपको 64 वोट्स चाहिए सेनेट में इसको पास कराने के लिए। आप और पीपल्स पार्टी और बशमूल जो आज़ाद कुछ सेनेटर्स हैं हुकूमत की हमायत में, वो मिला के 60 हैं। तो ये 4 जो ऊपर से चाहिए वो कहाँ से पूरे किए जाएंगे? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी कोशिश है कि हम अपोजिशन के भी दोस्तों को साथ लेके चलें और उनको भी एक ब्रॉड बेस कंसेंसस जो है या ब्रॉडर कंसेंसस जो है उस पूरे एक्सरसाइज में उनको शामिल करें। और ऑफ कोर्स नेशनल असेंबली की बात की जाए तो वहाँ पे तो 237 आपको पता है कि नंबर मौजूद है और 60 के 61 गालबन 61 ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ जो है उस पर मीडिया रिपोर्ट्स जो दे रहे हैं, बट बेस्ड ऑन माई कैलकुलेशन आई बिलीव कि 61 है प्रॉबेबली। वो जो 3-4 वोट्स हैं वो ज़ाहिरी बात है कि हम अपोजिशन के दोस्तों से बात करेंगे। देयर नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं और उसके साथ दीगर जो हैं वो सियासी जमातें भी
सेनेट में मौजूद हैं, नेशनल असेंबली में मौजूद हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप करके ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलें। लेकिन बेस्ड ऑन द पास्ट कॉन्टैक्ट पीटीआई का तो ऑलरेडी आपको पता है कि सामने जो उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे बगैर देखे। लेकिन मेरे ख्याल से दीगर जो जमातें हैं वो देखेंगी, उनके साथ बातचीत होगी और ऑफ कोर्स हम एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस जो है वो डेवलप करेंगे और फिर इसको इस ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पे ऑफ कोर्स कंफर्ट तो नजर आ रहा है, मगर एट द सेम टाइम यू आर स्टिल अ फ्यू नंबर शॉर्ट इन द सेनेट एज वेल। बाबर उमान साहब फरमाई दीजिएगा, क्या 27वीं तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है? किसी भी हवाले से रीच आउट किया गया है? बिकॉज आज कमेटी के अंदर जो इजलास हुआ है उसमें तमाम तर सियासी जमातों को लेने की बात की गई, विदाउट ऑफ कोर्स मेकिंग एन एक्सेप्शन के पीटीआई से नहीं की जाएगी बात। थैंक यू। पहली बात यह है कि जो 18वीं आईनी तरमीम है उस पर 9 महीने की कमेटी बनने के बाद जिद्दोजहद हुई थी। उससे पहले एक कमेटी बनाना और चारों सूबों को और एजेके को और उसको दिया गया था रूल, सेल्फ रूल जीबी को, उसको भी ऑन बोर्ड किया गया था। ये तो ट्वीट करने वाले को ही मेरे ख्याल में पता है, हमें तो ना किसी ने रब्ता किया है। और जिस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ ट्वीट में लिखी हुई है, एक आध तो जो मुझे पता है एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस मिनिस्टर और 3 दफ़ा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर रहा हूँ, तो वो तो बड़ी डेट्रीमेंटल है कई एतबार से कई जगह के लिए। सर ये मंदोखेल साहब, ये एक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मसला है रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी। अभी भी ये शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि शायद जो ड्राफ्ट टेबल होगा दैट माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली जो चीज़ पास होगी। और क्योंकि मेक और ब्रेक तमाम तर ये इख्तियारात आज पीपल्स पार्टी के हाथ में, आप लोग किस हद तक इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी? जी मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि अभी कोई चीज़ सामने आई नहीं है सिवाय चंद पॉइंट्स का जो बिलावल साहब की ट्वीट से आप और मुझे पता चला है। कल हमारी सीएसी की मीटिंग में ये सर कि कुछ सामने आया नहीं है मगर फिर भी इसको पास कराने के डेट्स दी जा रही हैं। नहीं, आपको किसने बोला कि पास कराने में पीपल्स पार्टी ने आग कर दी है? तो आपकी मीडिया वाली खबर आपको पता है। मैंने पीपल्स पार्टी का नहीं कहा सर, मगर आपका किरदार कलीदी होगा गिवन योर नंबर्स। मंदोखेल साहब, अगर सूबों को दिए जाने वाला 57% जो हिस्सा है डिविजिबल पूल से, उसको अगर कौमी मुफाद में कम करना हो तो इस हवाले से भी आप लोग लचक दिखा सकते हैं? देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वफाक ने पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर ली है कि अगर ये जैसे आप बता रहे मफरूजे पे कि अगर वो कम किया जाए, ये भी हो सकता है कि वो बढ़ाया गया है। ये तो आपने तो अपनी तरफ से एक ख्याल जाहिर करी कि कम होगा, हो सकता है बढ़ाए, हो सकता है बरकरार हो। डिस्कशन में बिलावल साहब ने जो ट्वीट लिखे है उसी का फायदा उठाते हुए चलिए, हमारे साथ बैरिस्टर साहब मौजूद हैं, एडवाइजर हैं सर, हुकूमत का हिस्सा है, बड़ा कलीदी हिस्सा है। बैरिस्टर साहब, बढ़ाने जा रहे हैं 57% से 65% करने जा रहे हैं क्या? देखिए, एनएफसी ऐसा एक इशू है, उसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए एंड आई थिंक कि एक इम्प्रूव्ड या मॉडिफाइड फार्मूला जो है उसको देखने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑब्वियसली 57% जब देखें वफाक से पैसे चले जाते हैं, वफाक की और भी जिम्मेदारी है। वफाक ने पेंशन्स भी देनी है, वफाक ने डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी है, वफाक ने जो है सोशल प्रोटेक्शन भी करनी है। वफाक के पास खुद अपना खर्चा चलाने के लिए फिर पैसे नहीं बचते किटी में से। तो ज़ाहिरी बात है कि इसको देखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब आपके सूबे खुद मुख्तार हैं और 18वीं तरमीम के बाद मकसद ही ये था कि वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन भी कर रहे हैं। तो इसमें कम से कम इस हवाले से इस फॉर्मूले को रिविजिट ज़रूर होना चाहिए और इसमें एक इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। और सर, इम्प्रूवमेंट से मुराद क्या है आपकी? बिकॉज रवा माली साल के बजट में एनएफसी के जरिए सूबों को इजाफी 1208 अरब रुपए दिए जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट 1208 बिलियन रुपीस सर। रवा माली साल में सूबों को कुल 8205 अरब रुपए देने की मंजूरी दी गई है और बजट में पंजाब का हिस्सा 4074 अरब रुपए रखा गया है, जो रवा साल की निस्बत 641 अरब रुपए ज्यादा है। इसी तरह सिंध को 2043 अरब रुपए मिलेंगे कि जिसमें 291 अरब रुपए का इजाफा है। केपीके को भी 1342 अरब रुपए, जबकि बलूचिस्तान को 743 अरब रुपए से जायद फंड्स दिए जाएंगे। दीज आर ह्यूज नंबर्स फॉर अ कैश स्ट्रैप्ड एंड फॉर अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। सो इज इट मेक्स सेंस? मैं तो हमेशा से रवायती तौर पे इस हक में भी रही हूँ, गिवन द सिचुएशन के कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सूबों के ऊपर एक उनकी आमदनी बढ़ाने में या किस तरह वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी अदम मौजूदगी में शायद इसको रिविजिट करना चाहिए। बट इज इट फेयर टू से कि इसको, इस शेयर को कम ही करना पड़ेगा फॉर वायबिलिटी?
देखिए, एक तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जो लास्ट आपने एनएफसी अवार्ड किया है उससे कम नहीं हो सकता है, एंड दैट्स ऑब्वियसली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो रेलिवेंट उसका आर्टिकल है गालबन 160, उसके सब आर्टिकल 3 है गालबन। सो उस पर अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स उस पर इसी हवाले से कि पीएसडीपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं होते तो वो सूबों में हैं, लेकिन पैसे कौन देता है? वफाक देता है। तो वफाक के साथ कम से कम इतनी ज्यादती तो नहीं करनी चाहिए कि वफाक, देखिए 4 बच्चे हैं और अगर वालिद उनको सब कुछ दे देता है, फिर वालिद ने कर्जे भी अदा करने हैं, फिर वालिद ने बाकी चीजें भी करनी है, तो दैट्स नॉट फेयर। इट शुड हैव एन ऑल इनकम्पेसिंग फेयर पॉलिसी एंड फेयरनेस। कोई फेयरनेस का मेथड तो कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल फेयर नहीं है वफाक के हवाले से। जब आप सूबे जो है अपना रेवेन्यू जनरेशन खुद कर दिया जाएगा, उसको कम करने के ऊपर ही आप आमादा करने की कोशिश करेंगे जमातों को, दीगर अपने एलाइज को। देखिए, ऑफ कोर्स डिस्कशंस चल रही हैं, एंड वो किस शेप को, कौन सी वो शेप इख्तियार करती हैं। आप और मैं जो बात कर रहे हैं उसकी तो एक ही सूरत निकलती है ना कि इसको रिवाइज करना है, कि इसको कम किया जाए। आपकी और मेरी डिस्कशन से ये तो नहीं अखज़ किया जा सकता कि ये 57% को हम 60 या 65% कर दें। इट्स सिंपल। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग, बिल्कुल जाहिर बात है, राइट, इट्स वेरी ऑब्वियस। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अभी भी क्या हिचकिचाहट है। खुल के बात कीजिए, बिल पास होने वाला है सर 48 घंटों के अंदर। क्लैरिटी नहीं है ना सर। इधर मंदोखेल साहब कह रहे हैं क्या हुआ, क्या समझा, अगर वो बढ़ा दें। मेरा मतलब है कि व्हाई आर वी स्टिल मेकिंग बिल पास नहीं होने वाला हमारे। देखिए, दिस इज वन पॉइंट दैट वी हैव पुट अक्रॉस टू इन द डिस्कशंस जो हमारी बातचीत हुई है पीपल्स पार्टी के साथ। हमने ये तमाम तर पॉइंट्स रखे। मंदोखेल साहब ने ही एक्सेप्ट किया अभी आपके शो पे ही। उन्होंने कहा कि अगर वो हमें कन्विंस कर लें, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। एंड ऑफ कोर्स विद द कोalition गवर्नमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2/3 अक्सरियत जो है वो किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है, एंड हेंस वील हैव टू हैव दीज एलाइज, जो पार्टनर्स हैं वो अपना अपना जो है इसमें कम से कम हिस्सा जरूर डालें। बिल्कुल ऐसा ही है। मंदोखेल साहब, अगर आप देखें, अगर आप समझें सर, बसद एहतराम सर, इस टाइम के ऊपर लोगों को गुमराह ना करें कि बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है, मुझे भी पता है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। इसको कम करने की बात ही हो रही है, तो उसके ऊपर एक इंटेलिजेंट डिबेट की जा सकती है। यकीनन आपने फैसले कम करने हैं, बट एज ए लेजिस्लेटर यू हैव योर ओन माइंड। आप जरूर बता सकते हैं कि इसको कम करने में आप लोगों को मसला क्या है। वफाक को मसला सर अभी ये कि कर्जों का पहाड़ हमारे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। दैट्स नो रॉकेट साइंस। अब इस कर्ज की अदायगियां हो, इसके ऊपर आप एडिशनल डाल दीजिए, सेहत, तालीम, दिफाई अखराजात। वफाक को मजीद कर्ज लेना पड़ता है हमारा मुल्क चलाने के लिए। इसके अंदर से तकरीबन तमाम माहिरीन जो हैं वो, उनका ये मानना है कि मसला 18वीं तरमीम का नहीं है, मसला इस शेयर का है सर, कि जितना फंड्स की तकसीम हो रही है और सूबों को जो डिविजिबल पूल से दिया जा रहा है 42% से बढ़ाकर 57% किया गया, इसको अब वापस रिवाइज करना है डाउनवर्ड्स। सो आई होप, आई मीन, ये डिबेट हो रही है मंदोखेल। मैं सब, अगर आप इजाजत दें, मैं आई लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। ऑफ कोर्स फिर इसमें देखें ना, एजेके का और फिर जीबी का क्या कसूर है। फिर उनको भी उसी हवाले से, उसी फॉर्मूले से देयर शुड बी ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। ये एनएफसी अवार्ड के नीचे वो भी तो देखें ना, ठीक है, मतलब उनका एक अपना स्पेशल स्टेटस है, लेकिन पैसे तो वफाक से ही जाते हैं। जाहिर बात है, फिर ये बर्डन भी तो शेयर होना चाहिए। सर कि हमने तो 5 मिनट जाया कर दिए क्योंकि मंदोखेल साहब ने ये बात फ्लोट कर दी कि शायद बढ़ा रहे हो। दिस इज अनफेयर। ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये नहीं करना चाहिए। सो मंदोखेल साहब, जो रकम दी जाती है सूबों को, इसके अंदर आमदन बढ़ाने और रोजगार के नए मौके पैदा करने के हवाले से कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी जवाब दे नहीं है वापस वफाक को या किसी को भी कि हम इस पैसे से क्या कर रहे हैं, किधर लगा रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड द ऑटोनॉमी बिट, मगर इसको रिवाइज करने के हवाले से मेरा आपका सवाल 10 मिनट पहले भी ये था, आप फ्लेक्सिबल होंगे ना सर, या इज इट अ नो गो? देखिए, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि इसके ऊपर बात हो सकती है अगर वफाक ने कन्विंस कर दिए पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के जो सीएसी ने इसकी इजाजत दे दी है, तो यकीनन इसके ऊपर बात हो सकती है। और मैं एक स्टेप आगे भी बढ़कर बात करूंगा कि जब आपने ट्राइबल एरिया को फाटा को जम कर दिए खैबर पख्तूनख्वा में, तो जो वादा किया गया वो भी इनको पैसे नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? उसमें भी देना था पैसे, तमाम सूबों ने देना था, वफाक ने देना था, तो वो भी एक डिबेटेबल तो है ना ये सारी चीजें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल इसके ऊपर बात हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है अगर मुस्लिम लीग नून की वो हुकूमत जो है ना वो कन्विंस कर सके। और जो बात आप बता रही हो, और चाहे वो इसके हवाले से, डिफेंस के हवाले से या
बाकी जो कर्ज के हवाले से यकीनन मैं ये कहूंगा कि बातचीत हो सकती है, और इसी वजह ठीक है। से सो ये तो खबर है ना, अच्छी खबर है, आप हर चीज होगा। डिस्कस करने के लिए आप लोग लचक दिखा सकते हैं, तो ये खबर है, मेरे लिए बेहतरीन बात है, लचक है। बाबर अवान साहब बताइएगा कि एक बार फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जिक्र हो रहा है, उनको बहाल करना या उनको एक बार फिर मुतहर्रिक करने के हवाले से, ये क्यों हो रहा है सर आपकी नजर में? देखिए, ये एक शरफ फरीदी केस आया था, और वो शरफ फरीदी केस 94 सुप्रीम कोर्ट है। वो एक वफाकी सेक्रेटरी थे जिन्होंने पहले सिंध हाई कोर्ट से रब्ता किया, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था कि एग्जेक्टिव को इतने सालों में जुडिशरी से इंडिपेंडेंट किया जाएगा या जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा किया जाएगा, वो हो गया। अब अगर दोबारा मैजिस्ट्रेटी सिस्टम आ जाता है, जिसको मैजिस्ट्रेसी सिस्टम कहते हैं, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो तो उसको तो पावर्स वही होंगी जो सिविल जज को सेक्शन 30 के अंदर दी गई हैं। तो ये तो एक मुतवाज़ी अदलिया हर ज़िले के अंदर खड़ी हो जाएगी, और इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस ने पहले बड़ी जिद्दोजहद की हुई। मैं उस जिद्दोजहद का खुद हिस्सा रहा हूँ, और बड़े दूसरे वकील और भी हिस्से रहे हैं। तो इसलिए ये एक मुतवाज़ी जुडिशल सिस्टम जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें भी बेचैनी की लहर जाएगी। इसलिए ये जो अमेंडमेंट होती है, ये स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट होती हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको टच करती हैं। इनको बहुत सेंसिटिव तरीके से लेके चलना पड़ता है ताकि लोगों को मुत्तहिद रखा जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में वाहिद डॉक्यूमेंट है और वाहिद चीज़ है जो मुतनाज़ा नहीं है, और 4 लोग थे जिन्होंने उस वक्त भी साइन नहीं किए थे, और बाकी सब ने ये मुतफ़िका तौर पे मंजूर किया था। पहले 72 का बना था जो अबूरी आइन, और फिर जो हमने 12 अप्रैल 1973 को जो असली दस्तूर है 1973 का अबूरी के बाद उसको मर्ज करके ये हमने बनाया था। और बहुत क्रेजी चाहिए, ये इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से अब अभी बात कुछ सामने आएगा तो और मैं इस पे मालूमात लेके भी बात करूंगा इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब, ये मजिस्ट्री का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पीछे आप लोग क्या एक पैरेलल सिस्टम नहीं क्रिएट हो जाएगा जिस तरह बाबर अवान साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए, आई बैक टू डिफर ऑन दिस, और इसमें सर्टन लिमिटेड पावर्स जो हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपकी मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स जो हैं वो ओवरबर्डन हैं इस तमाम तर मामले के हवाले से, एंड सर्टन ऑफ कोर्स ज़्यादा आई वुडंट डेल्व इनटू टू मच ऑफ इट, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये ज़रूर बताऊं कि जो लिमिटेड पावर्स हैं उसमें बिल्कुल जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से मैकेनिज़म्स हैं, होर्डिंग, दीगर जो समरी ऑफेंसेस जिसको कह लें या माइनर ऑफेंसेस कह लें, जिसकी सज़ा फॉर अप टू 2 years होती है, तो इस हवाले से जो है कम से कम अदालतों के बर्डन कम करने की, क्योंकि लोकल अदालतें अगर पूरे पाकिस्तान की अदालतें देखें तो 2.23 मिलियन केसेस जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, कम से कम ये छोटे छोटे जो केसेस हैं, छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, वो कम से कम रिजॉल्व हो सके, फ्रॉम ट्रैफिक वायलेशंस टू प्राइस कंट्रोल टू होर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज इश्यूज। ये तो हम कम से कम एक बेहतरी उसमें ला रहे हैं, और कोई अनचेक्ड या अनसुपरवाइज्ड मामला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जो भी पावर्स दी जाती हैं वो उस सूबे की ही जो हाई कोर्ट है वही नोटिफाई करती है, सर्टन मैजिस्ट्रेट्स आपको पता है, और इसी हवाले से तमाम तर मामला होता है। तो सर्टन ये मामला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रांस में भी इसी तरह है, बरतानिया में भी ले मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो मतलब ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। ड्राफ्ट जो है, बिकॉज एवरीबडी इज एट अ लॉस कि कितना डिबेट करें, क्या करें, और इट्स हो आयरॉनिक कि हम लोग इसके पैसेज की बातें कर रहे हैं। सो ये ड्राफ्ट आप पब्लिक कब करेंगे, इवन इफ इट्स अ ड्राफ्ट, कि एक सिविल सोसाइटी भी डिबेट कर सके, हर कोई देख सके इसके ऊपर एक, और जब आप लोग डिबेट कर रहे हो तो हमारी भी एक सबकी एक इन्फॉर्म्ड राय हो हर शिक वाइज, ये नहीं कि पास हो जाए और बाद में हम डिस्कस कर रहे हो कि जो पास हो गया और अब जो कानून बन गया है उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, जिस तरह माइंड यू मगर जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में हुआ। देखें जी देखें, बिल्कुल उस टाइम पे भी मैंने सिविल सोसाइटी के साथ खुद जो है उनके साथ मैंने एंगेज किया, बार काउंसिल्स के साथ, बार एसोसिएशंस के साथ हमारी एंगेजमेंट थी उस टाइम भी सिविल सोसाइटी के साथ, जो स्टेक होल्डर्स हैं। पहले तो ये बात है कि ये मुकन्नना का काम है, और ऑब्वियसली मुकन्नना जब इसको लेके आएंगे, देयर आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ऐवानों में, वो जब लेके आएँ तो ज़ाहिरी बात है उसके बाद कमेटीज़ का यही काम है, और उसके साथ साथ जो दीगर सिविल सोसाइटीज़ हैं
स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन होगी। ये जजेस की एज 68 और 70 की बात हो रही थी, 3 साल चीफ जस्टिस की टेन्योर की बात है, और फिर ऑफ कोर्स आप वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं। आर यू नॉट हैप्पी राइट नाउ विद द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस? एक साल मायूस कौन रहा है उनकी? नो, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें अभी उसकी अगर प्रोग्रेस देखें, दिस इज समथिंग दैट वी हैड टू सेटल ऑन। हमने उस टाइम सेटल किया था फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। बट आर दे नॉट डूइंग ओके? आपकी कॉम्प्रोमाइज सूझबंद नहीं साबित हो? एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर उसकी अंदर जो चीज़ आप देखें तो ये दोनों का जो है वो एक मुत्तफ़िका तौर पे चीज़ थी। ये किसी एक वाहिद जो है वो जमात का नहीं था। और जहाँ पे आपने ये बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से, ऑब्वियसली दिस इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा, अनफिनिश्ड बिजनेस, जो हम आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं, जो हमने ओरिजिनली इन्विजिज किया था इस तमाम तर मामले पे। और हम चाहते हैं कि आइनी अदालत जो है वो होनी चाहिए। और उसके साथ दीगर जो मामला है, मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ, ये कमेटी में चीज़ें डिस्कस होंगी, वेदर इट्स 68, वेदर इट्स 70, व्हाटएवर कम्स आउट इन द कमेटी। ऑफ कोर्स वो तो हतमी फैसला कमेटियां करेंगी, आप सब करेंगे, मगर आप लोग सोच रहे हैं कि जजेस की उम्र जो है वो बढ़ा दी जाए रिटायरमेंट की, और चीफ जस्टिस की टेन्योर 3 साल की कर दी जाए। मीडिया की तरफ से आता है हाँ। कि जी आपका आईनी बेंच जो है वो तो काम नहीं कर रहा। वो कैसे काम करे? क्योंकि कोर्ट के और या कोर्ट विद इन अ कोर्ट एक ताना मिलता है इस तमाम तर हवाले से। तो ये आप कम से कम देखें कि इस सिचुएशन के ऊपर हर किसी की जो है सर, अब कोर्ट विद इन अ कोर्ट में अब 2 कोर्ट्स हो जाएंगी, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इवन इफ दे आर एक्चुअली इन अ बेंच। बाबर अवान साहब, आप क्या कहेंगे जो ये एज लिमिट्स डिस्कस होने जा रही हैं सुपीरियर जुडिशरी की रिटायरमेंट की? देखिए, पहले तो मैं नहीं समझता कि ये कोई क्रेडिबल बात है। जनरल मुशर्रफ ने भी ट्राई किया था कि हम ये कर लें और मेरी मर्जी के जजेस बैठे रहें। ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा ये कि जजेस का जो सिलेक्शन का तरीका कार है, ख़ास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो खासा मुतनाज़ा है। कुछ जज अच्छे भी होंगे, वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक दूसरा इसका पहलू बड़ा ख़तरनाक है। वो पहलू ये है कि फिर तो एक उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी, यानी पाकिस्तान में जितना सर्विस स्ट्रक्चर है उसमें तो फिर बाबे ही रहेंगे, बाकी जो नीचे से आने वाले हैं वो तो नौवरी में फिर नौकरियां छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे और लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे जब तक नया खून नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आज से 40 साल पहले वकालत की टेक्निक और थी, जजमेंट लिखने की टेक्निक और थी, रिसर्च की टेक्निक और थी, लोगों को इश्यूज और तरह के थे जिनके अंदर उनके दरमियान आर्बिट्रेशन करने वाले और कराने वाले दोनों, उनकी ट्रेनिंग और तरह की थी। अब तो दौर ही बदल गया है। अब तो जनरेशन जी आने के बाद आपको उसके साथ चलने के लिए फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक और बात जो बहुत याद रखने वाली है वो ये है कि 1953 के अंदर इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसके अंदर वो अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। हम तो 56 का हमने नहीं चलने दिया, हमने पता नहीं क्या क्या नहीं चलने दिया। हम जो ही ये बना आइन 1973 में, 77 में तो ये उड़ा के रख दिया हमने और 11.5 साल तक हवा में मोहल्ले करा ये। तो इस तरह का कोई तजर्बा भी जो इस वक्त जो स्नोबॉल इफेक्ट पैदा करेगा सूबों के अंदर अजनबियत का, पहले ही जो डिबेट्स हो रही हैं एक बड़े सूबे के अंदर से जिस तरह की गुफ्तगू की गई, पहले सिंध के बारे में और दूसरा फिर केपी के बारे में की गई, और बलूचिस्तान का जो ऑपोजिशन लीडर है उसके पास अक्सरियत है और कोई इख्तियार नहीं है स्पीकर का रोकने का। वो भी छोटे सूबे को महरूमी का एहसास दिलाया जा रहा है कि हमारी मर्जी आप पे चल सकती है, आपकी जमहूरी मर्जी अगर हो अक्सरियत की हो तो हम नहीं चलने देंगे। बाबर अवान साहब ने जिस तरह कहा कि ये तो आप बाबों को अल्टीमेटली टाइन कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, उनकी मुद्दत मुलाजमत भी, टेन्योर्स भी, नया खून तो आएगा नहीं। और साथ ही ये बात मुशर्रफ ने भी ट्राई की थी, जनरल मुशर्रफ ने, नहीं हो सकी। अब ये काम जो आप करने जा रहे हैं, और साथ ही आपने कहा कोर्ट विद इन अ कोर्ट का एक तासुर है, इधर तो फिर आप 2 कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एसेंशियली। देखिए बिल्कुल, और दुनिया पूरी में एग्जिस्ट करती है और 80 ममालिक हैं जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक इट्स अ कोर्ट विद इन अ कोर्ट, आई मीन देयर 2 सेपरेट कोर्ट्स। क्या फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं है इस मुल्क में, ये बताया जाए। ऑब्वियसली है, उसका अपना एक चीफ जस्टिस है। अब ये तो नहीं है कि कोई उसमें
जजेस हैं उसकी अगर अपॉइंटमेंट के हवाले से बात की जाए तो वो वही क्राइटेरिया होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एट पार है सुप्रीम कोर्ट के की तरह। तो यहाँ पे ये जो बात की जा रही है कि बाबों को बिठा दिया जाएगा, तो फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाबे बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर देखें ना, ये तो इस तरह तो नहीं कहना चाहिए। आई थिंक कि एक वकालत के जब आग की भट्टी से आप गुजरते हैं, जब फिर आप कुंदन बनते हैं, फिर आपकी एलिवेशन होती है, तो फिर हाई कोर्ट्स में भी होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस होता है। और दुनिया पूरी में अगर आप देखें तो फिर ये बाबों की अगर बात है तो फिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को देख लें कि वहाँ पे बाबे नहीं बैठे। रूथ जो है गेन्सबर्ग, यू नो, आई मीन ऑफ कोर्स वहाँ पे तो कोई उम्र है ही नहीं इस तमाम तर मामले पे। तो ये तो देखें कम अज़ कम यहाँ पे ये कमेटीज़ में डिसाइड होगा कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, वेदर 65 वेदर 68, और ये आपको नीड आपको जरूरत क्यों पेश आई सर? ये चीज़ें तो कमेटीज़ में डिसाइड हो गई है। देखिए ऑलरेडी इफ़ यू सी, बिकॉज आई मीन द आर्ग्यूमेंट रिमेन्स द सेम। जिस तरह पहले जो बात की थी कि अदालतों का जो बर्डन है, सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ 66,000 केसेस जो उसकी डॉकेट पे पेंडिंग है, और यहाँ पे आप देखें कि पूरे मुल्क में अगर बात करें तो 2.23 मिलियन केसेस जो है उसका केस लोड है पूरी मुल्क की अदालतों में। सो दिस इज़, यू नो, आई मीन आई एम टॉकिंग विद नंबर्स, कोई हवा में बात नहीं हो रही। यहाँ पे इन नंबर्स को देखते हुए मुझे बताएं कि क्या आम शहरी को कब इंसाफ मिलता है, क्या उसकी जितनी जो है प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हैं, वेदर दैट्स अ सिविल केस, फैमिली केस, कॉर्पोरेट, कमर्शियल, जब वो डिविजन्स ही आपकी जो है काम नहीं कर रही, क्योंकि सारा काम जो है 199 के अंदर आता है या 184(3) के अंदर आता है, तो जाहिर बात है कि फिर वो एक्चुअली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस नहीं होते, वो होती हैं ग्रीवियंसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होती है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं मंदोखेल साहब से भी पूछूंगी, आपके नेशनल असेंबली में 336 मेंबर्स हैं एंड यू नो फॉलिंग 10 सीट्स करंटली वेकेंट जो हैं, उससे 326 का नंबर बन जाता है। यू नीड द गोल्डन नंबर ऑफ 224 वोट्स। इसके अंदर मंदोखेल साहब की जमात के पास तकरीबन 74 वोट्स हैं विच आर अ मेक और ब्रेक फॉर यू। हाउ कंफर्टेबल डू यू फील कि ये पास आराम से सुकून से हो जाएगी? और 9 महीने लगे थे गुफ्तो शनीद में 18वीं तरमीम के हवाले से बाबर अवान साहब ने भी कहा, इधर तो आई डोंट थिंक कि अभी तो इधर 9 दिनों की बात हो रही है, सो इट इज विद इन द मंथ। मेरे मुझे इजाजत है, जो पिछले सेगमेंट में आपने बात की कि पाकिस्तान में 2 कोर्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान में अब कौन सा एक कोर्ट है? शरीयत कोर्ट अलग है, मुतसिब अलग है, ट्रिब्यूनल अलग है, और बाकी जो वो है सर्विसेज फलाना फलाना, ये सब लोग के अराउंड जो है ना तकरीबन कोई दर्जन से ज्यादा अदालतें इस वक्त भी मौजूद है। फिर आपने और बाबर अवान साहब ने जो मजिस्ट्रेट के ऊपर बात की है, बिल्कुल अकील मलिक साहब की तो उम्र कम है, मैं और बाबर अवान साहब उसी कोर्टों में भी अपेयर हुए हैं। वो 24 घंटे की अदालत थी। वो जो असिस्टेंट कमिश्नर होते थे वो 24 घंटे के होते थे। यहाँ पे अब ये सूरत हाल है कि आपका जुडिशियल सिस्टम, दुनिया का जुडिशियल सिस्टम में आपका नंबर है 141 नंबर पे। आप जाए वहां पे, कभी ये छुट्टी, कभी क्लर्क नहीं है, कभी स्टेनो नहीं है, कभी ये नहीं, कभी ये नहीं है, यानी ये बताओ हजारों के तादाद में मुकदमात पेंडिंग है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो जो दूसरी बात ये कि जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट था वो कम से कम आपका ये होता 24 घंटे रिलीफ तो था, क्योंकि मैं खुद अपेयर होता था उसको अदालतों में भी। सवाल ये है, फिर आपने बात की थी उसकी बाबाओं की। मैंने पिछले असेंबली में बिल पेश किए कि ये जो रिटायर्ड लोग हैं आप बार बार एक्सटेंशन दे रहे हो, तो ये हमारे बच्चे और बच्चियां जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये कहाँ जाएंगे? बुरी तरह से मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट कर दिया उसको। और मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्यों करा। और फिर जब आपने जजेस की बात की है, क्या पिछले चीफ जस्टिस ने, गालबन मुझे याद पड़ रहा है आर्टिकल 182 आता है, वो उसके तहत जो उन्होंने रिटायर के बाद 3 साल बाद जजेस नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त भी बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आपकी जो जजेस की जो एज है 65 साल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट का 62, तो अगर उसको बढ़ाया जाए फिर या तो आप जजेस अपॉइंट करें। चीफ जस्टिस ये होता है चाहे सूबे को या वो फेडरल को, वो कभी भी नहीं तदी जाके। मैं हर वक्त कहता हूँ, फिर एक और हवाला देता हूँ, इंसदाद दहशतगर्दी के जो कानून है 1997, उसमें जो खसूसी जो दहशतगर्दी की अदालत है उसमें एक मुकदमा एक अदालत में चलेगा। जब तक वो मुकदमा नहीं जाएगा दूसरा मुकदमा नहीं, 1 हफ्ते। क्या इमरान खान साहब 3 साल से जेल में नहीं बैठे हुए? कोई पूछने वाला नहीं है, खुद उनके अपने वकील के बाबा, कानून तो 1 हफ्ते का है। और फिर मैं ये कहूंगा कि क्या जाता है चीफ जस्टिस साहिबान का कि वो 2000 जज अपॉइंट करे? नहीं जी, नहीं अपॉइंट करना है। तो ये सारी खिचड़ी तो है। मैं इस वजह से हम दुनिया में 141 नंबर पर है, 41 नंबर पे। तो मैं ये करूँ कि जो आपका सवाल है
जो I-18 अमेंडमेंट पास हुआ था, गालबन मुझे याद पड़ा 105 आर्टिकल थे। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे या 15 होंगे या होंगे, और उसमें भी डिस्कशन होगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर पार्टियों का आपस में एक मशावरत हो जाती है और आपस में एक दूसरे से ये चीज कर लेते हैं, जैसे NFC अवार्ड की आपने बात की है, तो उसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, और न करने में तो 6 महीने, साल भी लग सकता है। मैं यही कहूंगा कि ये तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, चाहे हुकूमती इत्तेहाद में हो या ना हो, ताकि सबके जो है ना आपस में एक इत्तेफाक आ जाए कि बाबा, मैं फिर ये कहूंगा कि असद कैसर साहब ने पढ़े बगैर कह रहे मुस्तरद करते हैं, ये भी तो कोई लॉजिक नहीं है, ये भी तो कोई सियासत नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ डिबेट होना चाहिए, फिर जो कंक्लूजन की तरफ जाएगा उस आर्टिकल को पास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।